guys, today we will discuss about cloning vectors in prokaryotes. तो आज हम डिस्कस करेंगे क्लोनिंग वेक्टर प्रोकैरियोट्स में कौन से हैं और उसमें कौन सी जिद्दत आई है विद द पैसेज ऑफ टाइम। ठीक है। और ये जीन क्लोनिंग में किस तरह यूज होते हैं। तो इस वीक हम करेंगे क्लोनिंग वेक्टर प्रोकैरियोट्स के अंदर, नेक्स्ट वीक हम वाइट सेल के अंदर जो यूज हो रहे हैं क्लोनिंग वेक्टर, और उससे नेक्स्ट फिर लोअर यूकेरियोट्स के अंदर जो क्लोनिंग वेक्टर यूज हो रहे हैं और उनकी क्या फायदियत है वो हम डिस्कस करेंगे। और उसके बाद हम प्रोकैरियोट्स के बाद हम लोअर लोअर के बाद हायर यूकेरियोट्स की तरफ जाएंगे। तो आज हमने सिंपल रखना है ताकि लेक्चर ड्यूरेशन भी कम रहे और आपको समझ भी अच्छी आए। ठीक है, तो ज़्यादातर हम उर्दू में ही लेंगे ताकि आपको इंग्लिश तो आप पढ़ ही लेंगे ऊपर से, तो समझाना उर्दू में सही रहता है। ठीक है। तो जीन क्लोनिंग के लिए मोस्टली हम दो तरीके यूज करते हैं। एक होती है थ्रू वेक्टर, क्लोनिंग वेक्टर, और एक होती है पीसीआर के थ्रू। और ये क्लोनिंग होती क्या है? एक जीन की सेम कॉपी बना लेना, ये क्लोनिंग। यानी कि एक पर्टिकुलर जीन की आपने सीक्वेंस ली है और उसकी जेनेटिक इंजीनियरिंग के जरिए या पीसीआर के जरिए आपने कॉपीज बना ली हैं, तो ये क्लोनिंग है। ठीक है। तो क्लोनिंग बिल्कुल सिंपल है। आप क्या करते हैं, जीन ऑफ इंटरेस्ट लेते हैं और रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को यूज करते हुए वेक्टर को भी उसी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करते हैं जिससे आपने अपना रिस्ट्रिक्शन जीन ऑफ इंटरेस्ट कट किया हो, ताकि जो ओवर हैंगिंग पोजीशन बने वो इजीली सेट हो जाए वेक्टर के अंदर। तो उस वेक्टर को जब उसके अंदर हम डीएनए लाइगेज की मदद से जीन लगा देते हैं उसके अंदर, फिर थ्रू वेरियस टेक्निक उस वेक्टर को हम बैक्टीरिया में डाल दें। वो बैक्टीरिया जितनी दफ़ा मल्टीप्लाई करता है उसका जो वेक्टर मल्टीप्लाई करता है उतनी दफ़ा आपका जीन मल्टीप्लाई करता है। अब ये जीन क्लोनिंग हम करते क्यों हैं? ये जीन क्लोनिंग हम इसलिए करते हैं ताकि हम हमारे पास एक ही जीन की मल्टीपल कॉपीज आ जाएं और उसकी फर्दर हम सीक्वेंस कर सकें। फर्दर जब आप सीक्वेंस कर लेंगे तो उससे आगे बनेगी लाइब्रेरी। अगर आप जीन के लिए हर जीन, एक ऑर्गेनिज्म के हर जीन की कॉपी बना लेते हैं और उसको सेव कर लेते हैं तो वो जीनोमिक लाइब्रेरी एक बन जाएगी। इसी तरह अगर आप पीसीआर के थ्रू, पीसीआर से मोस्टली हम क्लोनिंग नहीं करते क्योंकि ये ज़्यादा ऑथेंटिक है। अगर आप ये जेनेटिक इंजीनियरिंग को देखें, इंजीनियरिंग की टेक्निक्स को देखें, तो ये ज़्यादा इफेक्टिव है। तो इसमें सबसे पहले हम थोड़े से करेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं कि ये जो इसकी सिग्निफिकेंट तो मैं बता चुका हूँ कि जीनोमिक लाइब्रेरी बनाने के लिए यूज होता है, सीक्वेंसिंग के लिए ये जीन क्लोनिंग करते हैं हम। डीएनए की सीक्वेंस को एनालाइज करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए वो उसके लिए यूज करते हैं, या फिर प्रोटीन एंजाइम आरएनए यानी कि जो फंक्शन है उसको, यानी कि जीन एक्सप्रेशन को चेक करने के लिए हम यूज करते हैं। या म्यूटेशन आई है, लाइक सिकल सेल एनीमिया है, उसका जीन आप आइडेंटिफाई करना चाहते हैं क्या वो नॉर्मल है या नॉर्मल है, तो उसके लिए आप क्या यूज करेंगे, जीन क्लोनिंग। ठीक है। तो यहाँ आप स्पेसिफिक पर्पसेस के लिए भी ऑर्गेनिज्म को इंजीनियर, मसलन किसी की स्टंटेड ग्रोथ है, तो आप इस टेक्निक को यूज करते हुए उस जीन की पहले कॉपी बनाते हैं और उस जीन को फिर इंसर्ट करते हैं। लाइक ग्रोथ हार्मोन का जीन है, वो अगर आप इंसर्ट कर देंगे तो ग्रोथ बढ़ जाएगी। ठीक है। 5 मिनट। हाँ जी। तो वो ये इसकी हिस्ट्री है, मेंडल ने क्या काम किया है। जो मेंडल है इसने फैक्टर डिस्कवर किए हैं जो कि कंट्रोल करते हैं करेक्टरिस्टिक्स को। तो यानी कि ये जो करेक्टरिस्टिक्स हैं ये कुछ फैक्टर कंट्रोल कर रहे होते हैं और वो फैक्टर क्रोमोसोम्स के अंदर होते हैं।
फिर डब्ल्यू सटन ने कहा कि जो जितने भी जीन है वो क्रोमोसोम्स के ऊपर होते हैं। फिर इसके बाद टी एच मॉर्गन ने वर्क किया, ड्रासोफिला मेलानोगास्टर, इसने जीन ने जो है मैपिंग की, यानी कि क्रोमोसोम के अंदर कितने जीन हैं। इसके बाद वेरिम क्लॉड कार्टरी ने सब ने मिलकर यही कहा कि जीन्स जो है वो डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड होते हैं। उसके बाद 1952 से 66 तक डीएनए के स्ट्रक्चर को डिस्कवर किया, जेनेटिक कोड को डिस्कवर किया गया और जीन एक्सप्रेशन को डिस्कवर किया गया। इसके बाद रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी आई। तो ये मैं चीजें आपको बता चुका हूँ कि उसी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से आप वेक्टर को काटते हैं, जैसे आप जीन ऑफ इंटरेस्ट को काटते हैं, फिर डीएनए लाइगेज को यूज करते हुए आप जीन को इंसर्ट कर देते हैं वेक्टर के अंदर। ये वेक्टर क्लोनिंग वेक्टर के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। एक तो अच्छा ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना चाहिए, दूसरा इसमें सिलेक्टेबल मार्कर होना चाहिए, तीसरा इसमें मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स होनी चाहिए, यानी कि मल्टीपल साइट होनी चाहिए जहाँ पे अब ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है, ये तो होनी चाहिए, वरना आपके जीन की कॉपीज नहीं बनेगी। इसी तरह सिलेक्टेबल मार्कर भी होने चाहिए, लाइक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन हो गया, या लैकोप्रोन का जीन हो गया जो कि लैक्टेज एंजाइम प्रोड्यूस करता है, या कोई और टेट्रासाइक्लिन एक एंटीबायोटिक है, वो भी सिलेक्टिव मार्कर है। तो उसको हम एज ए सिलेक्टेबल मार्कर यूज कर सकते हैं। अब सिलेक्टेबल मार्कर क्या है? मोस्टली हम जो मल्टीपल क्लोनिंग साइट होती हैं वहां पे सिलेक्टेबल मार्कर डाल देते हैं, जहाँ पे हमने जीन क्लोनिंग करनी होती है। तो हम क्या करते हैं, उस सिलेक्टेबल को मार्कर को निकाल देते हैं और उसकी जगह अपना जीन डाल देते हैं। अगर तो हमने एम्पीसिलिन के जरिए जीन की जगह अपना जीन डाला होगा तो इसका मतलब है जिसमें क्लोनिंग हुई होगी जिस फैक्टर के अंदर, वो एम्पीसिलिन की मौजूदगी में डिस्ट्रॉय कर जाएगा, और जिसमें नहीं हुई होगी वो सरवाइव करेगा। तो ये डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के अंदर डिफरेंट सिलेक्टेबल मार्कर यूज होते हैं। तो ये जो है इसके करेक्टरिस्टिक्स हैं, ये हम रेडी कर, तो इसमें सिर्फ हम आज सिर्फ प्लाज्मिड वेक्टर करेंगे। तो प्लाज्मिक वेक्टर को क्यों ज्यादा यूज होता है, इसकी डेफिनेशन की लिखी हुई है, डबल स्टैंडर्ड एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए मॉलिक्यूल सर्कुलर सेल्फ रेप्लिकेटिंग मॉलिक्यूल, तो इसको हम वेक्टर कहते हैं, प्लाज्मिड वेक्टर। इसको क्यों यूज करते हैं? एक तो ये छोटा होता है, इजी टू हैंडल है, इजी टू प्यूरिफाई है, और इसकी एक्सट्रैक्शन बड़ी इजी है, अल्कलाइन मेथड से आप 2-3 स्टेप्स के अंदर इसको निकाल सकते हैं। ये मेरा यूट्यूब पे लेक्चर पड़ा हुआ है कि अल्कलाइन मेथड से किस तरह प्लाज्मिड एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो वो आप देख सकते हैं। यूजफुल फॉर क्लोनिंग स्मॉल डीएनए फ्रेगमेंट्स, इसके लिए यूज होता है। डिसएडवांटेज क्या है? लेस यूजफुल फॉर क्लोनिंग लार्ज डीएनए फ्रेगमेंट्स, 10 KB से ज्यादा नहीं इसको कर सकते। तो ये इसके मैं आपको बता चुका हूँ करेक्टरिस्टिक्स ऑलरेडी। तो ये सबसे पहला जो कंस्ट्रक्टेड वेक्टर जो प्लाज्मिड वेक्टर बनाया गया था, ये 3 माइक्रोब से बनाया गया। ठीक है, 3 माइक्रोब से कैसे कि एक माइक्रोब से लिया गया जो है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, यानी कि एक वेक्टर से, दूसरे से एम्पीसिलिन जीन लिया गया, तीसरे से टेट्रासाइक्लिन जीन लिया गया। तो इसका मतलब है ये इसके ये 3 प्लाज्मिड से मिलके बना है, PBr322। पी इसमें से जो है वो शो करता है ये प्लाज्मिड है, BR ये 2 साइंटिस्ट जिनकी लैब में काम हुआ, बोलीवार एंड रोड्रिग्स, और 322 सीरीज बता रही होती है, 322 या 27 या 28, कि ये सेम लैब के अंदर काम हुआ है। तो इसमें मल्टीपल क्लोनिंग साइट के जो एंजाइम है वो ये सारे हैं। इसमें कापी नंबर ज्यादा है, कापी नंबर आगे बढ़ाने के लिए हमने PBr327 और 28 बनाए, तो उसमें जो है कापी नंबर ज्यादा है, इसमें 15 है और उसमें काफी ज्यादा है। हम कापी नंबर बढ़ा सकते हैं अगर क्लोरमफेनिकोल डाल दें सोल्यूशन के अंदर। क्लोरमफेनिकोल से क्या फायदा होता है? क्लोरमफेनिकोल से ये फायदा होगा कि जो है मल्टीप्लिकेशन बढ़ जाएगी वेक्टर की, और जो प्रोटीन की सिंथेसिस है वो कम हो जाएगी। तो एम्पीसिलिन का जीन हमने लिया था R1 प्लाज्मिड से, ये एक सिलेक्टेबल मार्कर है, और टेट्रासाइक्लिन का जीन हमने R6.5 से लिया,
और जो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन का जीन है वो हमने लिया PMD1 प्लाज्मिड से। तो ये इस तरह से ये कंस्ट्रक्टेड वेक्टर बना जिसमें 10 kb का जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो इंसर्ट हो सकता है। ये देख सकते हैं इसकी फिगर में भी ये कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो मैंने वही बताया कि अगर आप एम्पीसिलिन की जगह जीन ऑफ इंटरेस्ट डालेंगे तो वो एम्पीसिलिन की मौजूदगी में आपका जो बैक्टीरिया वो किल हो जाएगा। इसका मतलब है उसमें क्लोनिंग हुई है, ठीक है, और टेट्रासाइक्लिन की मौजूदगी में वो सरवाइव करेगा। तो वो इसमें सिलेक्टेबल मार्कर हैं दो एंटीबायोटिक। ये PBR जो 327 है, इसमें जो सेगमेंट साइज है वो रिमूव हुआ 322 से 1089 बेस पेयर आपने उससे रिमूव किए। इसमें एम्पीसिलिन और टेट्रासाइक्लिन जीन इंटैक्ट रही हैं, ठीक है, हाई कॉपी नंबर है। इसमें फायदा यही है कि इसका जो का उसका 15 कॉपी नंबर है और इसका 30 से 45 कॉपी नंबर, ठीक है। तो ये जो है डिलीशन डिस्ट्रॉय द कंजुगेटिंग एबिलिटी ऑफ वेक्टर व्हिच इज इंपॉर्टेंट फॉर बायोलॉजिकल कंटेमिनेशन। तो लेकिन इसमें कंटेमिनेशन कम है क्योंकि इसमें दो जो एंटीबायोटिक है उसके रेजिस्टेंट जीन। अब एक और वेक्टर बाद में बना जिसमें जो है हमने क्या किया, PUC8 वेक्टर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट वेक्टर है। इसमें हमने उसी वेक्टर से जो है वो जीन लिया 322 से, ठीक है। लेकिन जो इसमें ओरिजिन ऑफ एप्लीकेशन और एम्पिसिलिन जो है वो जीन इंटैक्ट रहे, यानी कि वो उधर ही थे। लेकिन जो टेट्रासाइक्लिन जीन था उसकी को उतार के हमने उसकी जगह लैकोप्रोन का जीन लगा दिया, लैक्सी जीन, जो लैक्टेज एंजाइम बनाता था। इसका मतलब है इस पहले दो वेक्टर को हम एंटीबायोटिक के जरिए सिलेक्टेबल मार्कर यूज करते हैं। इसमें हम लैक्सी, यानी कि अगर ब्लू कलर आ गया है तो इसका मतलब है लैक्टेज एंजाइम लैक्सी जीन अभी इंटैक्ट है, ठीक है, वो डिलीट नहीं हुआ। अगर वो रिमूव हो गया होगा तो फिर व्हाइट कॉलोनी बनेगी, यानी कि लैक्टेज नहीं प्रोड्यूस होगा और एक्स गाल जो है वो डिकोडाई में कन्वर्ट नहीं होगा और ब्लू कलर नहीं आएगा। तो व्हाइट कॉलोनी अगर क्लोनिंग हुई है तो ये हाई कॉपी नंबर वाला जो है क्लोनिंग वेक्टर है, ठीक है। तो इसमें क्या सिग्निफिकेंस है PUC18, 19 और 8 की? वेक्टर हैविंग डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ रिस्ट्रिक्शन साइट एंड प्रोवाइड ग्रेट फ्लेक्सिबिलिटी फॉर DNA टू बी क्लोन्ड। इसमें बहुत डिफरेंट तरह के DNA जो है ना जीन ऑफ इंटरेस्ट आप इसके अंदर डाल सकते हैं और उसको क्लोन कर सकते हैं। तो इसमें क्लस्टर ऑफ जो है क्लोनिंग साइट्स होती हैं। इसके अलावा इसमें M30 MP सीरीज के वेक्टर भी होते हैं। दस द DNA cloned in PUC vector can be transferred directly into M13 counterpart enabling the cloned gene to be obtained as a single standard DNA। इसकी खासियत ये है कि इसमें हम M13 जो है उसका जीन भी लगा सकते हैं और उससे जो कॉपी बनेगी वो सिंगल स्टैंडर्ड होगी। और सिंगल स्टैंडर्ड कॉपी जो है वो ज्यादा अच्छी होती है सेव करने की। देन इसमें पॉलीलिंकर यानी कि पॉलीक्लोनिक साइट्स ज्यादा होती हैं। 13 रिस्ट्रिक्शन साइट हैं, यानी कि 13 पॉलीक्लोनिक साइट हैं जहाँ पे आप अपने DNA ऑफ इंटरेस्ट को इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये ज्यादा PUC वेक्टर जो फैमिली है ये ज्यादा अच्छी है। इसमें जो PUC वेक्टर फैमिली है इसमें ब्लू व्हाइट स्क्रीनिंग है। मैं वही कह रहा हूँ कि हमने टेट्रासाइक्लिन की जगह लैक्सीजीन डाल दिया है। तो लैक्सीजीन हमने डाला है क्लोनिक साइट पे, तो हम अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट रिप्लेस करते हैं लैक्सीजीन के साथ। तो अगर ब्लू कलर आ जाता है तो वो शो करता है कि हमारी क्लोनिंग नहीं हुई। और अगर व्हाइट क्लोनीज हैं ये जो अंदर दिख रही हैं वहां पे आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट इंसर्ट हो गया। फर्क यही है कि एक डाई होता है एक्सगाल जिसमें 5 ब्रोमो 4 क्लोरो 3 इंडोलिल ग्लैक्टोपेरोनोसाइड होता है। जब इसकी ऑक्सीडेशन होती है तो डिनो डाई बनता है और ये ऑक्सीडेशन लैक्टेज जी अगर होगा लैक्स जो जी जीन होगा तो लैक्टेज प्रोड्यूस होगा तो ये कलर प्रोड्यूस करेगा। लेकिन अगर वो उस जीन की जगह क्लोनिक हो गई है तो वो कलर प्रोड्यूस नहीं होगा, एक्स गाल से कलर प्रोड्यूस नहीं होगा, वाइट कंप्लीट जो है क्लोनिक। अब एक और लास्ट में वेक्टर है हमारे पास PUC वेक्टर की तरह का, लेकिन उसका साइज 750 बेस पेयर है। इसमें एम्पीसिलिन और लैक्सीजीन होता है, ठीक है।
लेकिन इसकी खासियत ये है कि इसमें दो प्रमोटर सीक्वेंस डालते हैं, एक T7 प्रमोटर जो कि आरएनए पॉलीमरेज ऑफ T7 बैक्टीरियोफाज की होती है, और दूसरी sp6 आरएनए पॉलीमरेज ऑफ sp6 फाज की होती है। तो ये डाल देते हैं। इसका फायदा होता है कि ये आरएनए को कॉपी करता है, यानी कि मैसेंजर आरएनए की कॉपी बना देता है। तो जो आप कंप्लीमेंट्री डीएनए लाइब्रेरी बनाते हैं तो मोस्टली ये वाला वेक्टर यूज करते हैं, PGEM3Z। ठीक है, क्योंकि इससे आरएनए बनता है, और क्योंकि ये दो प्रमोटर होते हैं आरएनए पॉलीमरेज, तो वो आरएनए की कॉपी बनती है। ठीक है, तो इसीलिए दीज प्रमोटर एक्ट एज ए साइट फॉर द अटैचमेंट ऑफ आरएनए पॉलीमरेज द recombinant PGEM3Z is mixed with RNA polymerase in a test tube, transcription occur and RNA copies of the cloned fragment are synthesized। तो नेक्स्ट हम करेंगे बैक्टीरियोफाज। तो अगर ये लेक्चर अगर आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब कर दें, आपका क्या जाता है, बेशक बाद में वीडियो ना देखें, और चैनल को लाइक भी करें। थैंक यू। ईमान, अल्लाह हाफिज।